डिजिटल पाकिस्तान। आखिर क्या है ये डिजिटल पाकिस्तान? आपने कल इमरान खान की तकरीर सुनी होगी डिजिटल पाकिस्तान सरमनी में। इसके अलावा जो उनके साथी वगैरह थे उनकी भी तकरीरें सुनी होंगी। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने वाली है, डिजिटल पाकिस्तान बनाने वाली है। तो आखिर ये डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पाकिस्तान टर्म है क्या? इससे आम इंसान को, आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा होने वाला है, और इसके अलावा इसके ऊपर मतलब काम क्या होगा और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आज ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उन्होंने तकरीर की बहुत सी बातें क्लियर की, लेकिन यहाँ पर वो शायद वो डिटेल में बता नहीं पाए। तो आज मैं उसी गैप को फिल करूँगा और मैं डिटेल में आपको बताऊँगा, A to Z बताऊँगा, फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि किस तरीके से ये पॉसिबल होगा और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल टेक्निकल हाशमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपने आज बिल जमा करवाना हो तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाहिर सी बात है आप जाएंगे बैंक में और वहाँ पर आप करवाएंगे बिल जमा। या तो अपने करीबी रिटेलर के पास जाएंगे जहाँ से जो है उसके पास इजी पैसा या जैज़ कैश होगा, वहाँ से वो आपका बिल जो है अपना कमीशन रख के आपका बिल जो है वो अपने इजी पैसे से जमा करवा देगा। ये दो तरीके हैं आज। लेकिन आज हम 2020 में जी रहे हैं, एक महीने के बाद 2020 आ जाएगा। तो 2020 में दुनिया पहुंच चुकी है। अब हम चलकर क्यों जाए मार्केट या बैंक के पास अपना बिल जमा करवाने के लिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हमारे पास एक ऐप हो जिसकी मदद से हम वहाँ पर सिंगल क्लिक करें और हमारा बिल जमा हो जाए? इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई भी कंप्लेन हो, आप जाते हो पुलिस स्टेशन, वहाँ पर आप FIR, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो वहाँ पर जो है लिखवाते हो अपने हाथों से, मतलब वो हाथों से लिखते हैं। तो ऐसे में आपके आने जाने का खर्चा भी होता है और वहाँ पर आपको बिठा कर भी रखते हैं और जलील अलग से होना पड़ता है और वहाँ से वो रिश्वत वगैरह भी मांगते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास एक ऐप हो, पुलिस की ऑफिशियल ऐप हो, वहीं से हम एक सिंगल क्लिक में अपनी कंप्लेन को जो है वो जमा करवा सकें? अगर हम बिज़नेस मैन हैं तो हम FPR में जाते हैं, वहाँ पर अपना खाता जमा करवाते हैं और वहाँ हम उनको टैक्स देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बैंक से, हमारे सिंगल क्लिक से वो जो है उनका जो टैक्स है वो अपने आप कट जाए और हमें इतना दूर ना जाना पड़े? इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जाते हैं फेडरल बोर्ड में या किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर अपना पुराना रिकॉर्ड अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वहाँ से जो कॉलेज के जो रेलेवेंट टीचर होते हैं वहाँ से वो जाते हैं और वो पुरानी धूल लगी हुई फाइल्स वगैरह को वहाँ से उठाते हैं, उनके ऊपर से मिट्टी झाड़ते हैं और वो आपको आपका डेटा देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनके पास कंप्यूटर में सेव हो और आपको स्कूल भी जाने की ज़रूरत ना हो, वहीं पर उनकी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से आप लोकेट कर पाएँ और वहीं से आपको वो ऑनलाइन ईमेल आ जाए उन डॉक्यूमेंट्स की? क्या ऐसा नहीं हो सकता? सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें ही होंगी डिजिटल पाकिस्तान में। पाकिस्तान को पेपर फ्री कर दिया जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे फिज़िकल नहीं होगा, हार्ड कॉपी में नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी में होगा। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उनमें से एक फ़ायदा ये है कि उसके जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर ख़र्चा कम हो जाएगा और क्विक सर्विस हो जाएगी, लोगों का टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। और आपको पता है टाइम इज़ मनी, और इनडायरेक्टली टाइम बचेगा तो फिर पैसा ही बचेगा, मतलब डबल पैसा बचेगा। तो अब ये मुमकिन कैसे होगा? अब मैं आपको ये समझाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पर जो उन्होंने काम करना है, जो फर्स्ट स्टेप है वो है इंटरनेट और स्मार्टफोन हर एक इंसान की पहुंच में करना। एक लेब पर्सन के पास भी इंटरनेट की सहूलियत मौजूद हो, इसके अलावा स्मार्टफोन मौजूद हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, सारी चीज़ें लगा देते हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं उनके पास, मतलब चीज़ें, इक्विपमेंट है उनके पास, बना देते हैं, ऐप्स वगैरह भी बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, डिजिटलाइज कर देते हैं, लेकिन जब उसको यूज़ करने वाली पब्लिक ही नहीं होगी, एक आम बंदे के पास स्मार्टफोन होगा ही नहीं, इंटरनेट एक्सेस होगा ही नहीं, तो वो कैसे उसको यूज़ कर पाएगा, यूटिलाइज़ कर पाएगा? तो सबसे पहले जो इनका स्टेप है वो है एक आम बंदे के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन पहुँचाना। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा सस्ता होने वाला है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस कम हो जाएंगे और सब्सिडी देगी हुकूमत। इसके अलावा जो स्मार्टफोन्स हैं, पहले ही उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम हो चुका है इंपोर्ट के ऊपर, अभी मज़ीद टैक्स कम होगा। तो जो स्मार्टफोन्स हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे, इंटरनेट भी सस्ता हो जाएगा। इससे ये होगा कि जो नीचे लेवल के जो लोग हैं, मतलब जो बिलो एवरेज, जो मतलब मिडिल क्लास हैं, उनके पास भी स्मार्टफोन की एक्सेस आ जाएगी और इंटरनेट की एक्सेस आ जाएगी। सो ये उनका हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाना है।
अब हमारे पास स्मार्टफोन तो आ गए, लेकिन अगर टावर ही नहीं लगे हुए हमारे हमारे इधर मतलब शहरों में तो होते हैं, लेकिन गांव वगैरह में या टाउन्स में चले जाएं तो वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते, वहाँ पर टावर्स होते हैं इंडियन टेलीकॉम के। तो जब टावर्स ही नहीं होंगे तो वहाँ पर हम स्मार्टफोन का अचार तो नहीं डालेंगे, जाहिर सी बात है। हमें टावर्स वहाँ पर चाहिए, हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहाँ पर हमें सेकंड नंबर पर जो सेकंड स्टेप होगा, वहाँ पर हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें टावर्स नहीं लगवाएंगे, 5G अभी आने वाला है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सेकंड नंबर पर इम्प्लीमेंटेशन होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। उसके बाद यहाँ पर लोगों को वो एजुकेट करेंगे और बताएंगे। वैसे इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर लोगों के पास स्मार्टफोन आ जाता है तो लोग खुद ब खुद सीख जाते हैं। मतलब अगर एक बच्चा होता है छोटा सा 3 साल का, वैसे आजकल तो 2 साल के बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो उनको मतलब सब कुछ आता होता है स्मार्टफोन का, उनको सब हर चीज़ आती है उनको स्मार्टफोन की, तो उनको कोई सिखाता नहीं है, वो खुद ही सीख जाते हैं। मैं उनको एक चीज़ दे दो, उनके हाथ में दे दो और वो खुद ही सीख जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर हुकूमत की ये कोशिश होगी कि यहाँ पर लोगों को सिखाया जाए उनको यूजेज। सो अब हम बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है इंडिया की। इंडिया में एक ऐप है, पेटीएम नाम है उसका। तो पेटीएम में क्या होता है, जैसे यहाँ पर इजी पैसा या जैज़ कैश है, लेकिन उतने हायर लेवल पर नहीं है। पेटीएम जो वो इंटरनेशनल उनकी एक कंपनी बन चुकी है इंडिया की। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक कंपनी आई होप के हमारी जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च करेगी। उसके अंदर हमारा सारा खाता वगैरह होगा और हमारे जितने भी पैसे वगैरह होंगे वो उसके अंदर होंगे। सपोज़ हम जाते हैं किसी दुकान पर, वहाँ से हम कोई चीज़ लेते हैं। सपोज़ हमने चीज़ ली 295 रुपीज़ की, मतलब, और हमने उसको दिए 300 रुपये, 5 रुपये बच गए। तो वैसे वो क्या करता है, वैसे वो 5 रुपये की हमें टॉफ़ियाँ दे देता है। लेकिन जब डिजिटलाइज हो जाएगा सब कुछ, तब वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक बारकोड लगा होगा उसकी दुकान में, और हमारे स्मार्टफोन में भी एक बारकोड होगा। वहाँ पर बस हम अमाउंट इंटर करेंगे, अमाउंट इंटर करने के बाद हम उस बारकोड को अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे, तो उससे हमारे फ़ोन से पैसे जो है हमारे अकाउंट से कट जाएंगे विदिन 1 सेकेंड, और उस दुकानदार के अकाउंट में उसके पेटीएम नहीं, मतलब अल्टरनेटिव जो भी ऐप आएगी तो उसमें चले जाएंगे, उसके अकाउंट में चले जाएंगे। इसके अलावा अगर चाहते हो आप कोई भी चीज़ लेने के लिए किसी मॉल में जाते हो, तो आपको जो घंटों लाइनें जो है लगानी पड़ती हैं, मतलब लाइनें लगी होती हैं वहाँ पर, और एक एक को वो मतलब बारकोड से स्कैन कर रहा होता है और मतलब वो बिल बनाकर आपको देता है। उस झंझट से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगी ई गवर्नेंस। मतलब ई गवर्नेंस ये होगी कि सब कुछ जो है वो ऑनलाइन विदिन 1 सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर जो हमारा पैसा है, जो कैश है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब सपोज़ यहाँ पर एक इंसान है, उसको जो है वो तनख्वाह मिलती है उसके बैंक में, उसको बैंक में जाना पड़ता है और वहाँ से उसको तनख्वाह लेनी पड़ती है। अब उसमें क्या होता है कि एक तो गवर्नमेंट टैक्स काट देती है, ऊपर से जो है वो बैंक अपना जो है वो कमीशन ले लेता है, या अपना मतलब वो जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो काट लेता है। तो उसके मतलब कुछ भी पीछे नहीं बच जाता। इसके अलावा अगर उसको कहीं पैसे भेजने हैं तो वो कहीं पर भी पैसे भेजेगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चार्जेस उसको लग जाते हैं, वो काट जाते हैं। जैसे ई गवर्नेंस आएगी तो तब से क्या होगा कि उसकी जो पेमेंट है वो उसकी डायरेक्ट उसके मोबाइल अकाउंट में आ जाएगी, और वहीं से वो उसको यूटिलाइज़ कर पाएगा, और सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स काटेगी, बाकी सर्विस चार्जेस या टैक्स वो नहीं देगा। तो ऐसे में अगर वो कहीं ट्रांसफ़र भी करना चाहता है विदिन पाकिस्तान, विदिन कंट्री, तो फिर वो फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते, उसको कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। अब शायद यही बात आपको तानिया इदरीस ने भी बताई होगी। वो गूगल की एम्प्लॉय थी जो वहाँ से जॉब छोड़कर आ गई है इस मिशन को पूरा करने के लिए पाकिस्तान। तो वैसे ये काफ़ी प्राउड की बात है, और यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, मतलब ऐसे पाकिस्तानियों को जो यहाँ से, ये उनकी एम्बिशन होती है कि यहाँ से पढ़ के हम बाहर जाएंगे नौकरी करने के लिए। उनको बाहर से पढ़ के यहाँ आना चाहिए। एजुकेशन ज़ाहिर है हमारी अच्छी नहीं है, एजुकेशन बाहरी लोगों की अच्छी है, मतलब यूके, कनाडा, ओवरसीज़, तो वहाँ पर पढ़ के आपको यहाँ आना चाहिए, यहाँ से पढ़ के वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको मतलब शेम फील होनी चाहिए, और ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है तानिया इदरीस। तो खैर मैंने आपको बता दिया कि इसमें गरीब आदमी का फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर टैक्सेस वगैरह जो फजूल के सर्विस चार्जेस होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके पैसे बचेंगे। इसके अलावा अगर हमको लोड करवाना है, इजी लोड करवाना है, तो हम मार्केट में जाते हैं रिटेलर के पास, लेकिन हमारे अकाउंट में जब होगा तो वहीं से हम सिंगल क्लिक में जितना मर्ज़ी लोड करवा सकते हैं अपने अकाउंट से अपनी सिम पर। तो इसका भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर कैश ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, एक इसका डिसएडवांटेज भी होगा। वो ये होगा कि सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, और यहाँ पर उसके हैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
हम यहाँ पर नो डाउट कि गवर्नमेंट इसके बारे में भी सोचेगी, ये काम करेगी इसको मजबूत बनाने के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर रहेगा कि वो हमारी चीज़ों को हैक कर सकते हैं, जो भी हैकर्स वगैरह हैं या जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग, जिनका तो मोटिव यही होता है कि हमारी चीज़ों को छेड़ना। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमारा सारा डेटा जो है वो डिजिटलाइज हो जाएगा, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर सेव हो जाएगा, तो वहाँ से वो कर सकते हैं हमारा डेटा चोरी। इसका एक और ड्राबैक वो ये है कि यहाँ पर जब करेंसी ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पर जो करेंसी की वैल्यू है उतार चढ़ाव का शिकार रहेगी। जैसे अब बिटकॉइन है, बिटकॉइन अगर आज है, एक बिटकॉइन अगर है 2 करोड़ रुपए का, तो कल सुबह तक एक बिटकॉइन सिर्फ 10 रुपये का भी हो सकता है। तो अब अगर हमारे पास कैश है, हमारे पास कैश में 100 रुपये हैं और हमने मार्केट में जाना है और उसको फ़िज़िकली पैसे देने और कोई चीज़ लेनी है उससे, तो इसमें तो कोई बात नहीं, अगर करेंसी डी वैल्यू होती है तो उसका असर मार्केट में लेट से पड़ता है। लेकिन जब सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा तो उसमें नुकसान ये होगा कि अगर आज 100 रुपये की चीज़ है, तो अगर एकदम से हमारी करेंसी डाउन होती है तो वो 150 की चीज़ हो जाएगी, और विद इन 1 सेकेंड उस दुकान वाले के पास जो है उसका नया रेट आ जाएगा, और उसमें जो चीज़ हमें आज 100 रुपये की मिलनी थी वो कल हमें 150 रुपये की मिलेगी। तो इसका एक क्विक उतार चढ़ाव होगा करेंसी का, और इसमें हमें ये नुकसान होने वाला है। इसके अलावा हम फेक करेंसी भी जनरेट कर पाएंगे, मतलब जैसे बिटकॉइन आप माइन करते हो तो आपके कुछ करते नहीं हो, बस बिटकॉइन आपके पास आ जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप रुपए भी माइन करने लग जाओगे। मतलब वो तो सिर्फ एक आपकी डिजिट्स होंगी ना आपके कंप्यूटर मशीन में या डिवाइस में, तो डिजिट्स तो आप किसी तरीके से मैनिपुलेट करके प्रोग्राम को करके, एक हैकर अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आप हैकर हैं तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, तो आप उसको मतलब पैसे अपनी मर्ज़ी के बढ़ा सकते हो। तो ये भी इसका ड्रॉबैक रहेगा, लेकिन जो भी कहा जाए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए, और कहा यह जा रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या डिजिटलाइजेशन से हमें कोई फ़ायदा होने वाला है, और कितना फ़ायदा होने वाला है, और इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।